टॉपिक है वो जनसंख्या और नगरीकरण के विषय में है कि पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या का मतलब क्या हुआ? किसी भी क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र, किसी क्षेत्र में किसी विशेष समय में रहने वाले लोगों की टोटल संख्या या मानवों की कुल संख्या जो होती है उसे क्या बोलते हैं? जनसंख्या। जैसे भारत देश है, भारत देश का एक क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र है, और एक निश्चित समय में टोटल लोगों की संख्या या मानवों की संख्या जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा है, किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। किसे कहते हैं जनसंख्या? किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में रहने वाले लोगों या मानवों की टोटल संख्या जो होती है, कुल संख्या जो होती है, उसी को हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 121.09 करोड़ थी। कितनी थी? 121.09 करोड़ होती है। ठीक है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। उसी हिसाब देखेंगे। अच्छा, विश्व में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो आधुनिक व्यवस्था के अनुसार या व्यवस्थित ढंग से जो जनगणना हुई थी सबसे पहले, वो स्वीडन में होती है। कहाँ पे होती? स्वीडन में होती। 1749 में होती, 1749 में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे पहली जनगणना जो कराई गई थी कौन से देश में कराई गई थी? स्वीडन में कराई गई थी, 1749 में कराई गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना। और जबकि 10 की जनगणना क्या होती है? 10 की जनगणना मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जो जनगणना कराई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिकेडल सेंसस बोलते हैं। यानी 10 की जनगणना के नाम से इसको जाना जाता है। किसी भी क्षेत्र में प्रति 10 वर्ष में की जाने वाली जनगणना जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? 10 की जनगणना कहते हैं। ठीक है, और ये जनगणना विश्व स्तर पे देखा है तो सबसे पहले अमेरिका में होता है। कहाँ पे होता है? अमेरिका में होता है। और कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1790 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल जाते हैं। ठीक, 1749 और 1790। जब भी 10 की जनगणना की बात की जाएगी तो कौन सा राज्य रहेगा, मतलब कौन सा देश है? अमेरिका है। 1790 में कराई गई थी। जबकि अगर सबसे पहले जनसंख्या की बात की जाएगी जो आधुनिक व्यवस्था और सुव्यवस्थित ढंग से कराई गई थी वो आपका स्वीडन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंफ्यूजन भी होता है। जबकि भारत में अगर जनगणना की शुरुआत की बात की जाए तो ये अंग्रेजों के काल में हुआ था। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसके बाद 1872 में लॉर्ड मेयो का काल चल रहा था। उस टाइम किसका समय पीरियड चल रहा था? लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो का टोटल टाइम पीरियड कितना है? कब से कब तक था लॉर्ड मेयो? कब से कब था इनका? 1869 से लेके 1869 से लेके 72 तक था। कब से कब था? 1869 से लेके 72 तक का जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड है। इसी बीच में लॉर्ड मेयो का शासनकाल चल रहा था। तो उसने सर्वप्रथम जो है भारत में जनगणना कराई थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने कराया था? लॉर्ड मेयो द्वारा कराया गया था। 1872 में कराया गया था। और लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड क्या है? 1869 से लेके 72 तक। अच्छा, लॉर्ड मेयो के बाद शासनकाल में किसका शासन मतलब टाइम पीरियड आया था? गवर्नर देखा जाता है। लॉर्ड मेयो के बाद जो आता है लिटन आता है। कौन आता है? लॉर्ड लिटन। मतलब ये वायसराय थे क्योंकि 1858 के बाद जो है इसको वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। तो भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो को कहा गया है। तो मेयो के बाद कौन सा आता है? कौन? लॉर्ड लिटन आता है। कौन है? लिटन नहीं, सॉरी, नॉर्थब्रुक है, उसके बाद लिटन आएंगे। मेयो के बाद कौन आता है? नॉर्थब्रुक है, फिर लिटन का था। ठीक है, मेयो आता है, मेयो के बाद नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक के बाद जो है लिटन, लिटन के बाद फिर रिपन आते हैं। ठीक है, चार क्रम से। तो पहले 1869 से लेके 72 तक जो होते हैं आपके मेयो होते हैं। फिर 72 से लेके 76 मतलब 76 तक जो होते हैं आपके नॉर्थब्रुक होते हैं। नॉर्थब्रुक के बाद जो होते हैं फिर 76 से लेके 80 तक जो आपके लॉर्ड लिटन आता है। और लिटन के बाद जो है फिर रिपन का टाइम पीरियड आता है। ठीक, नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड जो होता है 1872 से 76 तक था। ठीक है, और इसके बाद फिर लिटन आते हैं। लिटन का जो होता है 1876 से लेके 80 तक था। फिर आपका रिपन आता है। रिपन जो होता है 1880 से लेके 84 तक। ठीक है, ये रिपन का टाइम पीरियड है। और इन चारों का टाइम पीरियड याद कर लो। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है आपके इतिहास में। ठीक है,
चारों इंपॉर्टेंट है, जरूर इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे लेटन के टाइम में क्या हुआ था, अकाल जो स्ट्रेची आयोग बनाई गई थी वो लेटन के टाइम में हुआ था। स्ट्रेची आयोग पता ना 1878 का था। स्ट्रेची आयोग 1878 से 80 के बीच में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो स्ट्रेची आयोग का पूछा था कौन से वायसराय के शासनकाल में थी, तो वो लेटन के टाइम पीरियड में था। और जो शाही पद अधिनियम आया था, शाही एक्ट, ठीक है, शाही अधिनियम पता, शाही अधिनियम जो है नॉर्थ ब्रुक के टाइम में आया था 1876 में, जबकि कैसर ए हिंद की उपाधि जो दी गई थी वो 1877 में दी गई थी। अधिनियम एक्ट कब आया था, 76 का था, वो टाइम पीरियड है नॉर्थ ब्रुक का। लेकिन जो उपाधि दी गई थी किसको दी गई थी, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि जो है 1877 में दी गई थी, वो लिटन के टाइम में दी गई थी। और लिटन के टाइम में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आता है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, भारतीय भाषा, ठीक है। वर्नाकुलर का मतलब क्या था, भारतीय भाषा की बात हो रही थी, या देसी भाषा बोलते हैं वर्नाकुलर, ठीक है। वो 1878 में आता है, लिटन के टाइम पीरियड में ही आता है, ठीक। और 1878 में ही 1878 में ही आपका अकाल आयोग जो बनाया गया था, स्ट्रेची आयोग जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेची आयोग का गठन भी लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था, ठीक। फिर 1880 से लेकर 84 तक का जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड रिपन का आता है। और इन्होंने सर्वप्रथम भारत में 10 की जनगणना कराई थी, ठीक है। अमेरिका में क्या था, सबसे पहले अगर विश्व स्तर पे देखा जाए तो 10 की जनगणना जो होती है वो अमेरिका में होती है 1790 में, जबकि भारतीय स्तर पे देखा जाए तो 1881 में होता है। कब होता है, 1881 में होता है। और वो टाइम किसका है, लॉर्ड रिपन का टाइम है, ठीक है। और 1882 में ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो शुरुआत की जाती है भारत में, वो लॉर्ड रिपन के टाइम में ही की गई थी 1882 में। इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन है, लॉर्ड रिपन। या 10 की जनगणना की शुरुआत भी किसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो अभी जल्दी में क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, ठीक है, किसी एसआई का पेपर था जल्दी में, अभी शायद बिहार का एसआई का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके टाइम में कराई गई थी। और अभी पिछले आरओ में भी पूछा गया था कि सर्वप्रथम जनगणना किसके टाइम में कराई गई थी, तो सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, लेकिन 10 की जनगणना लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन के टाइम में एक तो स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में की गई थी, लॉर्ड रिपन। इसीलिए जो लॉर्ड रिपन का टाइम है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जो मैग्ना कार्टा है वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम में ही था, 1882 का था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जनगणना दशक की बात करते हैं। जनगणना दशक जो होता है 1911 से 21 का जो टाइम पीरियड है, यानी 1921 का बोलेंगे, 1911 से 21 के बीच में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो माइनस में हुई थी। किस में हुई थी, -3.1 समथिंग, ठीक है, -3.1 घटा था। भारत की जनसंख्या जो थी, 10 की जनसंख्या देखा जाए तो 10 की जनसंख्या में घटा हुआ था। इसीलिए इसको क्या बोलते थे, महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा गया। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस ईयर को जो है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से या ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। तो आपका कौन सा ईयर है, 1921 का। मान लो ऑप्शन में दिया है तो 1921 लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये पूरा दशक हम क्या बोलेंगे, 1911 से 1921, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1921 लिखा है तो 1921 लगाना है, 11 नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ था, ठीक है, उसी को हम देखेंगे। वो ये परिवर्तन जो हुआ था वो घटा था। 1911 की जनसंख्या के स्थान पे 1921 में जनसंख्या थी वो घटी थी, -3.1% की कमी हुई थी। पूरे डिकेडल की बात करो, 10 वर्ष का, ठीक। उस इसीलिए जो है 1921 की जनगणना को महाविभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, या ग्रेट डिवाइड ईयर भी कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया, ग्रेट डिवाइड ईयर किसको कहा जाता है, 1921 की जनसंख्या को कहा गया है, ठीक है। और ऐसे ही महाविस्फोटक ईयर भी कहा जाता है। क्या, एक है महाविस्फोटक ईयर, महाविस्फोटक ईयर, ठीक है। इस समय क्या होता है, जनसंख्या में अधिक सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी उसे बोला गया महाविस्फोटक वर्ष, जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि। और ये हुआ था आपका 1961 से लेकर 1971 के बीच में। कब हुआ था, 1961 से 1971, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी वो कब बढ़ी थी, 1971 में बढ़ी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाविस्फोटक वर्ष कौन सा है, 1971 का, 1971 का, जहाँ पे जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है।
और सबसे ज्यादा जनसंख्या में कमी किस वर्ष में हुई थी, किस डिकेडल में हुई थी? अगर दशक पूछा जाएगा तो वो 1911 से लेकर 1921 रहेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा घटी है और यहाँ पे जनसंख्या में सबसे ज्यादा परिवर्तन मतलब वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। ईयर याद रखना 1961 to 71 है। और अगर मान लो दोनों में से एक ईयर दिया तो कौन सा वर्ष है? 1971 की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी, ठीक है। दोनों का साथ में याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। जनगणना, जनगणना जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। जनगणना को संघ सूची में रखा गया और संघ सूची का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 246 में किया गया है, 246 में किया गया है। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूचियां होती है ना। संघ सूची में टोटल विषय कितने हैं? पहले कितने थे? पहले 97 थे, अभी कितने हैं? 100 विषय। फिर राज्य सूची, राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी कितने हैं वर्तमान में? 61 है। जबकि समवर्ती सूची की बात करेंगे कितने? 47 थे पहले, अब बढ़ के कितने हो गए? 52। ये याद कर लो तीनों, ठीक है। पहले कितना था, वर्तमान में कितना है। ये अभी जल्दी में कोई एग्जाम था उसमें फिर से पूछा गया था, ये तीनों अरेंज करने के लिए दिया गया था कि किसमें कितने से कितना बढ़ा है, कितने से घटा है। अभी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, शायद पिछली बार पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद करना। और इनका उल्लेख जो किया गया है वो आर्टिकल नंबर 246 में किया गया। कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 246 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। संघ सूची में विषयों की संख्या 97, तो अभी 100 हो चुकी है वर्तमान में, पहले 97 थी। पहले 66 था राज्य सूची में, वर्तमान में 5 घट के 61। और ये जो 5 कमी हुई है ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब में, इसमें जो कमी हुई थी कब हुई थी? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसमें कमी की गई थी, ठीक है। 5 विषयों को निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कहाँ पे रखा गया था? समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ठीक है। वो 5 विषय में एक विषय आपका क्या था? शिक्षा था। शिक्षा, वन्यजीव, पशु पक्षी जो है, वन्यजीव माते हैं, माप तौल, न्याय का शासन, ये सब जो है समवर्ती राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में रखे गए थे। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। भारत में जो जनगणना कराई जाती है इसका जो दायित्व दिया गया है वो किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। किसके पास है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का एक विभाग है जिसको बोलते हैं महापंजीयन कार्यालय। क्या बोलते हैं? महापंजीयन कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त। इनके पास ये अधिकार होता है भारत में जनगणना कराने का। तो भारत में जनगणना कराने का जो दायित्व दिया गया है किसके पास है? महापंजीयन कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त के पास ये दायित्व है, इसको याद रखना, ठीक है। जनगणना कराने का दायित्व किसके पास है? महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त, ठीक है। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जनगणना कराने का अधिकार कौन से मंत्रालय के पास है? तो गृह मंत्रालय के पास है जनगणना कराने का अधिकार, ठीक है। इसको याद रखना। इस टाइम गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, माननीय अमित शाह, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या जो होती है वो 121.09 करोड़ होती है। कितनी होती है? 121.09 करोड़ होती है। पूरे विश्व की जनसंख्या का देखा जाए तो कितना? 17.5% है। विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5% जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। जबकि वर्तमान में भारत की जनसंख्या जो है 142.28 मिलियन हो चुकी है ना, 142 करोड़ हो चुकी है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में 142.28 142.28, ठीक, करोड़ इतना पहुंच चुकी है भारत की जनसंख्या। इस आधार पर देखा है तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में पहले नंबर पे है, ठीक है। वर्तमान में देखा है तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का स्थान पे देखा तो प्रथम स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे आपका चाइना है, ठीक। किंतु 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उस समय भारत की जनसंख्या कौन से स्थान पे थी? दूसरे स्थान पे थी। पहले स्थान पे चाइना होती है। वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पे है, जबकि 2011 के अनुसार भारत का स्थान जो था दूसरा स्थान, ठीक। अगर हम देखें 1872 से लेकर 2011 की जनगणना को देखें, ठीक है, 1872 से लेकर 2011 की जनगणना को देखा जाए तो भारत की जो जनगणना थी ये 15वीं जनगणना होती है। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है, ठीक है। जबकि आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो कौन से नंबर पे आती है? 7वीं जनगणना होती है। आजादी के बाद ये 7वीं जनगणना होती है और 1872 से देखा जाए तो ये 15वीं जनगणना होती है। जो 2021 में जनगणना कराई जानी थी वो अब 2027 में होगी, ठीक है। और वो कौन सी जनगणना होगी? 16वीं जनगणना होगी। कौन सी जनगणना होगी? 16वीं जनगणना होगी। और आजादी के बाद वो 8वीं जनगणना होती है। तो अच्छा नंबर है। अगले आने वाली जो जनगणना हो रही है वो 16
1872 से लेके है, जबकि आज़ादी के बाद से कितना है 8 है, तो 16 का आधा 8, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। जबकि 2011 का पूछे तो 15वीं जनगणना है, और आज़ादी के बाद से 2011 की जनगणना कौन से नंबर की, 7वें नंबर की जनगणना है। उस टाइम भारत की जनसंख्या कितनी थी, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% होती है पूरे विश्व की जनसंख्या में, और इसमें महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या में, पुरुषों की जनसंख्या जो थी वो 51.47% होती है। कितना परसेंट होती है, 51.47% है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या जो है वहाँ पे 48.53% है, ठीक है। इसको याद रखना, सिंपल है, मतलब इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, डायरेक्ट फैक्ट है। अभी नया जब सेंसस आया तो फिर उसको भी याद रखना पड़ेगा, और जब ताज़ा सेंसस आता है तो उसका भी डेटा पूछा जाता है, और पिछले भी जो सेंसस का डेटा है उससे कंपेयर करके हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, दोनों को साथ में याद रखना, नया नया डेटा आएगा पूरा। अभी 2011 वाला ही हम पढ़ रहे हैं 5 सालों से, फिर भी उतना अच्छे से नहीं याद हो पाता ना, तो अभी नया जब डेटा आएगा तो फिर वहाँ पे फिर नई सारी डेटा, और उसके साथ में इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये भी याद रखना और जो नया आएगा उसको भी याद रखना, ठीक है। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 51.47% है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या जो है 48.53% है, ठीक। आगे की सर्वाधिक जनसंख्या देखा है पूरे विश्व में, मतलब भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो होता है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का। कितना है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना है, 19 करोड़ 98 लाख। कितना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19 करोड़ 98 लाख है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र आता है। कौन आता है, महाराष्ट्र का स्थान है, ये क्रम इनका याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, ठीक है। ये क्रम इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम नंबर, पहले नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में देखा है तो सबसे ज्यादा है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा है, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर देखा है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का। फिर आपका जो है मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है, चौथा नंबर, ठीक है। ये क्षेत्रफल के आधार पर, जबकि जनसंख्या के आधार पर कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का आता है, ठीक है। जबकि सबसे कम जनसंख्या देखा है तो इम्पोर्टेंट ये आपका कौन सा, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, मिनिमम गोवा का, ठीक है। गोवा और सिक्किम का याद रखना, ठीक। थोड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, बहुत सिंपल लगता है देखने में भी कि इससे गोवा है सबसे कम क्षेत्रफल है, जनसंख्या सिक्किम का है, बट वो स्टेटमेंट में जब लिख के आता है या 4 ऑप्शन लिख के आता है थोड़ा कंफ्यूजन 50-50 का आ जाता है कि इससे लाए हैं ऐसे, तो गलती होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक। सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम का है, उसके बाद आपका मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इनकी जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का, सबसे कम क्षेत्रफल जो आपका गोवा का है, ठीक है। इन चारों के आधार। जबकि पूरे यूटीज में देखा है तो वर्तमान में टोटल यूटीज की संख्या कितनी है, 8 यूटीज है। उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है आपका दिल्ली का आता है, फिर पुडुचेरी का आता है, फिर चंडीगढ़ का आता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ का, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक इनकी। किंतु सबसे कम जनसंख्या जो है आपका लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की जनसंख्या क्या है, सबसे कम है, ठीक है। लक्षद्वीप का जनसंख्या भी सबसे कम है, लक्षद्वीप में साक्षरता भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से देखा है तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसके पास है, लक्षद्वीप का ही, ठीक। इधर हो गया नोट। अब जनसंख्या घनत्व देखते हैं। अगला क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में
रहने वाले टोटल व्यक्तियों की संख्या जो होती है, किसी एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। ठीक, इसको बोलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जो होती है, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले टोटल व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार वो 382 है। कितना है? 382 है। किंतु इससे पहले जो थी वो 2001 की जनगणना के अनुसार वो 325 थी। कितनी थी? 325। तो 325 से 382 में डिफरेंस जो है 57 का है। कितने का है? 57 का। तो ये भी पूछा जाता है कि 2001 के बजाय 2011 में जो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है कितने की हुई है? तो संख्या कितनी है? 57 की। 57 की वृद्धि होती है। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 382, जबकि 2001 में कितनी थी? 325 थी। कंपेयर करके पूछा जाता है कभी कभी कि जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ है, जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ? 57 का हुआ। वर्तमान में कितना है? 382। और ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, 382 को क्या होता है? 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 रहते हैं। और राज्यों की बात करेंगे तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका बिहार का है, 1106 है। कितना? 1 किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 1106 समथिंग, इतने लोग वहाँ पे रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है राज्य के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है? बिहार है। बिहार के बाद क्या आता है? पश्चिम बंगाल, फिर केरल, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है? उत्तर प्रदेश का स्थान जो है चौथे नंबर पे है। यहाँ पे 3 मेंशन किया हूँ। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों याद रखना। अभी जल्दी में पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें चारों राज्यों का अरेंज करने के लिए दिया गया था। ठीक है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का स्थान होता है। ठीक है, 4 राज्यों का दिया गया था अरेंज करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट जनसंख्या घनत्व क्या था? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार 1106 उसकी है। ठीक है, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल है, फिर आपका केरल, पश्चिम बंगाल, केरल, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। किसका आता है? उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जबकि राज्यों में यूटीज में देखा है तो सबसे ज़्यादा किसका है? यूटीज में दिल्ली का आता है। सबसे ज़्यादा जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? यूटीज में दिल्ली का है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। दिल्ली और चंडीगढ़ बगल बगल में है। यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम होने की वजह से जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग दिखाया क्षेत्रफल कम है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगी। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या ज़्यादा हो, तो जनसंख्या घनत्व वहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसलिए दिल्ली की जनसंख्या, और ओवरऑल में देखा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? यूटीज में, दिल्ली में। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व में ज़्यादा ही है। ठीक है, तो दिल्ली होगा, चंडीगढ़ है, उसके बाद आपका पुडुचेरी। ये तीनों याद रखना। इस बार पूछा गया था अभी आरओ में या पीसीएस से पूछा गया था कि तीसरा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में था ही नहीं, तो सिर्फ तीसरे में पुडुचेरी था। ठीक है, तो हम पुडुचेरी चूज करते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन है? पुडुचेरी। कम से कम 2 या 3 आप तो मिनिमम याद कर लो। ठीक, ज़्यादा नहीं, मिनिमम 3। सबका नहीं याद करना है कि साक्षरता भी सब कुछ याद करना है 3-3। ठीक है, लेकिन जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, ठीक है, सेक्स रेशियो हो गया, तो इसके स्टार्टिंग के 2-3 कम से कम इतना तो याद रखना पड़ेगा। और राज्यों वाला तो 4 याद, कम से कम 4 राज्य में अगर देखेंगे तो 4, और यूटीज में कम से कम स्टार्टिंग के 2 तो जरूर याद रखना है। ठीक है, जबकि यूटी मिनिमम देखा है सबसे कम जो होती है आपकी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने रहते हैं? 1 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल व्यक्तियों की संख्या जो है 17 है। 17 व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। कितने रहते हैं? 17 व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। जबकि वहीं बिहार में कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते थे। ठीक, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मिजोरम है, फिर सिक्किम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मिनिमम। मतलब आगे बढ़ेंगे, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, उससे थोड़ा ज़्यादा जहाँ आपका काम है मतलब मिजोरम में जनसंख्या रहती है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा सिक्किम में रहती है। ठीक है, ये एरो ध्यान से लगाना। ठीक है, एग्जाम में जब मिनिमम वाला पूछा जाता है ना तो एरो लगाने में गलती हो जाती है। तो क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश रहेगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये एरो इधर नहीं चलता, उल्टा चलता है ना। यहाँ पे मिनिमम की जब बात करते हैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसा लिखा ही रहता है, कुछ जल्दी जल्दी गलती हो जाती है। ठीक, जबकि सबसे कम जो जनसंख्या निवास करती है यूटीज में
देखा जनसंख्या घनत्व के आधार पर बताएंगे। तो सबसे कम कहाँ है? अंडमान निकोबार का है, ठीक है। इसका पहला आधार क्या है? अंडमान निकोबार में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। ये आगे भूलना मत, ठीक है। ये पूछा था क्योंकि जनसंख्या क्षेत्रफल देखा है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है कौन सी यूटी का? अंडमान निकोबार का। यूटीज में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है अंडमान निकोबार का ही क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और वहाँ पे रहने वाली जनसंख्या भी जो है सबसे कम है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 9268 स्क्वायर किलोमीटर समथिंग में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो अंडमान निकोबार का ही है और यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या भी कम है। तो हम जब रेशियो निकालते हैं, ठीक है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं तो जनसंख्या यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम आती है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है आपका सबसे कम यूटीज में अंडमान निकोबार की है, फिर आपका दादरा और नगर हवेली की है, ठीक है, फिर दमन दीव आता है, ठीक। तो इसके स्टार्टिंग के दो कम से कम याद कर लो, अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव, फिर आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल भी कम है किंतु वहाँ पे रहने वाले जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या भी कम ही है। तो वैसे लक्षद्वीप जो है आपका चौथे नंबर पर आता है। अब दादरा और नगर हवेली, दमन दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया है किंतु हमें 2011 के अनुसार बता रहे हैं। तो 2011 के अनुसार जो है वो दादरा नगर हवेली दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दमन दीव और चौथे नंबर पे आपका क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है। ये मिनिमम था, ऊपर वाला मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, फिर पुडुचेरी है। जबकि मिनिमम देखा जाए तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है दमन दीव और पुडुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज अरेंज करने में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। दादरा नगर हवेली अभी लिटरेसी वाला बताएंगे तो लिटरेसी में सबसे कम जो होता है दादरा नगर हवेली की होती है, ठीक है। सबसे कम लिटरेसी जो है यूटीज में देखा है तो दादरा नगर हवेली के, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात देखा है, सेक्स रेशियो देखा जाता है तो वो दमन दीव की आती है। तो वो थोड़ा दोनों में कंफ्यूजन होता है, किसमें दमन दीव पहले है, किसमें दादरा नगर हवेली है। एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब सेक्स रेशियो की बात करेंगे, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जो है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। ये दो तरीके हैं इसके निकालने के, ठीक है। विश्व स्तर पे देखा है तो इसके दो तरीके होते हैं सेक्स रेशियो निकालने के। कि कुछ देशों में क्या होता है, ये हम पैमाना जो करते हैं प्रति, जैसे यहाँ भारत में क्या करते हैं, प्रति 1000 पुरुष पे निकाल रहे हैं। कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या जो होती है उसे क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं। किंतु एक तरीका और है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। इसके मापन का जो सेक्स रेशियो है उसका मापन के दो तरीके हैं। एक तो होता है प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, दूसरा होता है प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पे पुरुषों की संख्या, ठीक है। भारत ने जो अपनाया वो क्या अपनाया है? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की टोटल संख्या, स्त्रियों की टोटल संख्या जो होती है उससे क्या होता है? सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सेक्स रेशियो की डिफिनेशन पूछी आती है और भारत के परिप्रेक्ष्य में जब पूछी आती है तो ध्यान देना होता है क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों होते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या। तो वहां पे थोड़ा एक आध बार मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि 1000 पुरुष है या मतलब 1000 महिलाओं की तुलना में देखना है। तो इसको ध्यान रखना कि भारत में कौन सा अपनाया गया है मेथड? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, जबकि प्रति 1000 महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या भी एक मापने का तरीका है, ठीक है। दो मापने की विधि है जिसमें से भारत ने ये वाली विधि अपनाई है। और सेक्स रेशियो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो देखा जाए तो कितना से 943 है, 943 है, जिसमें कितने की वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 10 की वृद्धि होती है। और उस टाइम कितने की? 943, सॉरी 2011 के अनुसार। जबकि 2001 के अनुसार जो देखा जाए तो 10 उसमें से कम कर दो तो कितना बचेगा? 933, ठीक है। यहाँ पे 10 की वृद्धि होती है और यहाँ पे जनसंख्या के मतलब 57 की वृद्धि है, ठीक है, ये ध्यान देना। और 2001 के अनुसार कितना? 933, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये याद रखना कि 10 की वृद्धि हुई थी। जब ये याद रहेगा तो अपने आप उसका माइनस कर देना, ठीक है। ये आप भी थोड़ा जनगणना का देखो क्वेश्चन ज़्यादा आएगा एग्जाम में क्योंकि अब जनगणना या पुराना वाला खत्म हो रहा है ना, तो अब चांसेस थोड़ा पिछली बार कितना आया था क्वेश्चन ये भी पीसीएस में? 2-3 क्वेश्चन आया था, 2 था समथिंग, 2 क्वेश्चन मिनिमम था। उत्तर प्रदेश का तो मान लो पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन और था अभी, एक क्वेश्चन ये भी था कि जो ये जनसंख्या घनत्व वाला पूछा गया था कि कौन से यूटीज का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो उसमें आपका चंडीगढ़ था क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़, सॉरी पुडुचेरी था, दिल्ली और चंडीगढ़ को ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। तो थोड़ा सा वो टफ क्वेश्चन था उस टाइम, मतलब सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो थोड़ा टफ माना जाएगा कि दिल्ली और चंडीगढ़ जब गायब होता है तो स्टार्टिंग के लोग कोई 3 से पहला या दूसरा याद करते हैं यूटी में बस, उससे ज़्यादा नहीं याद करते। तो ये थोड़ा टफ था, ये भी पीछे से क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन आया था सेंसस से। सेक्स रेशियो में देखा है तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो राज्यों के आधार पर देखा है तो वो केरल है,
ठीक है। कितने केरल है, केरल में जो है 1084 है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? साउथ नीचे है। तो आपका सबसे पहले केरल है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका सॉरी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नीचे से जाएंगे। ठीक है, केरल के बगल में तमिलनाडु, उसके बगल में ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश उस समय की बात हो रही है जब तेलंगाना उसमें शामिल था। अभी तो तेलंगाना अलग हो गया ना, तो हम ये आंध्र प्रदेश की जो बात कर रहे हैं वो तेलंगाना को शामिल करते हुए बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो देखा जाए तो वो केरल का है 1084, वहाँ पर टोटल महिलाओं की संख्या है। दूसरे नंबर आपका तमिलनाडु आता है, तीसरे नंबर पर आपका क्या है? आंध्र प्रदेश। और सबसे ज़्यादा यूटीज में देखा है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूटीज में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पुडुचेरी का है। ठीक है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यूटी में अगर सेक्स रेशियो देखा है तो कौन से राज्य के हैं? पुडुचेरी के हैं। और लक्षद्वीप उस दूसरे नंबर पे आता है, मतलब पुडुचेरी के बगल में क्या है? लक्षद्वीप है। तो ऐसे करके हम दो स्टार्टिंग के दो तो याद कर सकते हैं, और उसके बगल में आपका अंडमान निकोबार है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो है कौन से यूटीज में है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तीन। कम से कम दो तो याद कर लो, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। और जबकि सबसे कम अगर पूछा जाए मिनिमम में देखा तो राज्यों में बात करते हैं सबसे कम हरियाणा, पहला याद करते हैं हमेशा हरियाणा। ठीक है, दूसरा नहीं याद करते, दूसरा भूल जाते हैं ना, जम्मू कश्मीर। तो इसको याद रखना। अभी जल्दी में मतलब 2-3 साल पहले किसी एग्जाम में ये अरेंज करने के लिए दिया गया था मिनिमम वाला। तो स्टार्टिंग के दो भी याद रहते हैं तो भी मतलब काम बन जाता है, हम अरेंज कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में है, फिर जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद जो आपका सिक्किम का है, सिक्किम के बाद पंजाब वगैरह आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के तीन में कम से कम दो तो याद रखना है। सबसे कम हरियाणा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम है, फिर पंजाब है। ठीक है, ये याद रखना। और मिनिमम देखा जाए तो कौन से राज्य की है? सेक्स रेशियो सबसे कम किसका है? दमनदीव का। सेक्स रेशियो सबसे कम जो होता है दमनदीव का है, जबकि जनसंख्या घनत्व तो देखा है तो सबसे कम कहाँ की थी? अंडमान निकोबार। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अंडमान निकोबार का है। सेक्स रेशियो सबसे कम किसका है? दमनदीव का। लिटरेसी भी आगे लिखवाऊंगा, तो लिटरेसी सबसे कम जो आती है वो किसकी आती है? वो दादरा नगर हवेली की आती है। किसकी आती है? दादरा नगर हवेली की लिटरेसी सबसे कम होती है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, यूटीज वाले पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यूटीज पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। राज्य वाले तो लगभग लोग याद कर लेते हैं, यूटीज वाले में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसीलिए यूटीज का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे कम जो है आपका लिटरेसी जो होती है वो दमनदीव की है, फिर दादरा नगर हवेली है, उसके बाद चंडीगढ़। स्टार्टिंग के पहला याद कर लो, बहुत है। ठीक है, पहले से काम बन जाएगा कि सबसे कम जो होता है सेक्स रेशियो जो है वो दमनदीव, दादरा नगर हवेली, और उसके बाद आपका चंडीगढ़। ठीक है, इतना इसको याद कर लेना, इसको लिखिए। अगला जो है एक होता है आपका क्वेश्चन बनता है कि जो एक शिशु लिंगानुपात होता है, क्या होता है? शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, उसमें 0 से 6 वर्ष तक के शिशुओं की संख्या में दिखाया जाता है कि उसमें मतलब बालिकाओं की संख्या कितनी है और बालकों की संख्या कितनी है। उस आधार पे भारत में जो सेक्स रेशियो है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है? 919 है। कितना है? 919 है, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे कम जो है आपका वो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का सबसे कम है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो जब भी क्वेश्चन बनता है तो वो जनरली राज्यों से ही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, और सबसे कम हरियाणा का। उसकी संख्या कितनी है? 919। ठीक है, 919 है। और इसमें जो वृद्धि कमी हुई है वो कितनी? पहले कितना था? 927 था। 927 से घटकर कितना पहुंचा? 919 पहुंचा है। ठीक है, 927 से घट के 919 पहुंचा। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है? अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम किसका है? हरियाणा। इतना याद रखना। ठीक है, अगला साक्षरता। साक्षरता क्या है? देखो, पहले 1981 की जनगणना देखा जाए तो 1981 की जो डिफिनीशन थी, 1981 तक चाइल्ड सेक्स रेशियो की सेक्स रेशियो लिटरेसी की बात कर रहे हैं। क्या? लिटरेसी। ठीक, साक्षरता मतलब लिटरेसी। लिटरेसी में 1981 की जनगणना तक जो डिफिनीशन दी गई थी उसमें 5 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई थी। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष। 1981 में तक की जनगणना थी, वहाँ पर लिटरेसी के अंतर्गत 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या जो पढ़ना लिखना दोनों जानते हो। पढ़ना आना चाहिए जरूरी नहीं, उसके साथ में लिखना भी आना चाहिए। तो उस डिफिनीशन में कितने वर्ष तक के लिए थे? कितने वर्ष के बच्चों का था? 5 वर्ष का। अभी वर्तमान में जो डिफिनीशन है वो 7 वर्ष से अधिक
उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, चाहे वो लड़कियों चाहे लड़कियां हो, जिनको पढ़ना लिखना दोनों आता है, उनको क्या बोला जाता है? साक्षर व्यक्ति कहा जाता है। साक्षर की संख्या में कितना, अब वर्तमान में जो डिफिनेशन उसके अनुसार कितना है? 7 वर्ष, जबकि 1981 तक क्या था? 5 वर्ष था। ठीक है, तो साक्षरता की डिफिनेशन पूछी जाती है। तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या जिन्हें पढ़ना लिखना दोनों आता है, उनको क्या बोला जाता है? साक्षर कहा जाता है। तो साक्षरता की डिफिनेशन कितने वर्ष तक के बच्चे होते हैं? 7 वर्ष, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक। आयु के व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पढ़ना लिखना आता है। ठीक है, मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना दोनों आना चाहिए, सिर्फ पढ़ने आना चाहिए उससे कंपलसरी नहीं, मतलब साक्षरता की डिफिनेशन में वो नहीं आएगा। तो एक बार क्वेश्चन ये बना के पूछा गया था, सिर्फ पढ़ने आना चाहिए या सिर्फ मतलब पढ़ना या लिखना दोनों आना चाहिए? तो क्या है? दोनों है। और इसमें 7 वर्ष भी शामिल है, 7 वर्ष शामिल है। ठीक है, 7 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो वो भी शामिल किया था, या 7 वर्ष से ज़्यादा, तो 7 वर्ष से अधिक जो रहेंगे वो तो रहेंगे ही, लेकिन 7 वर्ष वाला भी शामिल है, ये बात ध्यान रखना। स्टेटमेंट में दे सकता है 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे साक्षरता की डिफिनेशन में आते हैं, तो ये गलत है ना, कि 7 वर्ष वाला बच्चा भी डिफिनेशन में आता है। 7 वर्ष से अधिक वाला तो ऑलरेडी रहेगा ही, लेकिन 7 वर्ष वाला व्यक्ति भी जो है वो साक्षरता की डिफिनेशन के अंतर्गत आता है, जिसे पढ़ना और लिखना दोनों आता है। भारत की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो कितनी थी? 72.99 समथिंग थी। इसको हम लोग कितना मानते हैं? 73% लोग मान लेते हैं। कितना प्रतिशत है? 73% जो है भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर कितने, लिटरेसी रेट कितना है? 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता जो है आपका 80.9 समथिंग है। कितना है? 80.9% ये पुरुषों की साक्षरता है, जबकि महिलाओं की साक्षरता जो है वो 64.6% है। ये महिलाओं की साक्षरता है, और ये 2011 के अनुसार है। ठीक, किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार ये देखा जाए तो इतना है। 80.9% जो है पुरुषों की, और 64.6 जो होता है आपको किसका है? महिलाओं की, महिलाओं की साक्षरता है। राज्यों में अगर साक्षरता देखा है तो सबसे ज्यादा साक्षरता जो होती है 94% के साथ आता है, केरल का आता है। किसका आता है? 94% के साथ जो है केरल जो है सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। भारत में राज्यों में मैक्सिमम देखा है तो साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ के राज्यों में है? केरल आता है। केरल 94% है, उसके बाद मिजोरम है, केरल मिजोरम, उसके बाद गोवा होता है। स्टार्टिंग के दो याद करना होगा, केरल और मिजोरम। सबसे ज्यादा साक्षरता किसका है? केरल का है, फिर मिजोरम का। जबकि सबसे कम साक्षरता अगर देखा है तो मिनिमम वाला राज्यों में। अच्छा, अगर यूटीज की बात करेंगे सबसे ज्यादा यूटीज में कौन सा है? क्या बता रहे? हाँ, साक्षरता सबसे ज्यादा कौन सा है? लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा। उसके बाद आपका दमन दीव है, दमन दीव है, फिर आपका अंडमान निकोबार है यूटीज में। और अगर मिनिमम देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता आपके बिहार की है। किसकी है? बिहार की साक्षरता जो है कितनी है? 61.8%, 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है। बिहार के बाद जो आता है तो आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे कम वाले में चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, यूटी में आपको कम से कम बस एक याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन पूछा था, वो दादरा नगर हवेली है। कौन सा है? साक्षरता की दर पे देखा है तो दादरा नगर हवेली जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है यूटी से। दादरा नगर हवेली सबसे कम साक्षरता दर वाला यूटी है। ठीक है,
अब आप लोग क्वेश्चन बताओ कि भारत का वह कौन सा राज्य है, बिना देखे, ठीक है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में जो आपका क्या बोलते हैं उसको लिंग अनुपात है, सबसे ज्यादा कौन से जिले का? कौन से जिले का? जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर का। अगला जो क्षेत्र है वो नगरीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। नगरीय क्षेत्र क्या होता है? अर्बन एरिया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के क्षेत्रों को नगर क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। एक 2011 की जनगणना के अनुसार देखा है तो भारत में नगरीय क्षेत्र जो होते हैं दो होते हैं। एक होता है वैधानिक नगर, ठीक है, स्टैचुरी सिटी जो होते हैं, ये स्टैचुरी अर्बन एरिया, ठीक है। एक है आपका कौन सा? वैधानिक नगर। दूसरा जो है आपका जनगणना नगर। एक आपका सेंसस सिटी है, एक है स्टैचुरी सिटी, ठीक है, या इसको बोलते हैं स्टैचुरी सिटी, जिसको हम वैधानिक नगर बोलते हैं। और एक होता है आपका जनगणना नगर। नगर कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के बताए गए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना नगर और एक वैधानिक नगर। वैधानिक नगर ऐसे नगर को कहा जाता है जहां पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका समिति और छावनी बोर्ड, जो कैंटोनमेंट एरिया होता है या छावनी बोर्ड जहाँ पे सेनाएं वगैरह रहती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? छावनी बोर्ड बोलते हैं। ये सभी शामिल होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? नगर क्षेत्र बोलते हैं, जो वैधानिक नगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैधानिक नगर। तो वैधानिक नगर के लिए कंडीशन दी गई थी क्या? ऐसे नगर क्षेत्र जिसमें क्या क्या होनी चाहिए? नगर पालिका होनी चाहिए, नगर पालिका, नगर पालिका समिति, नगर पालिका, नगर पालिका समिति, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट, तो छावनी बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, और आपका नगर निगम। ये सब क्या? स्थानीय निकाय। तो जहाँ ऐसे नगर जहाँ पे स्थानीय निकाय मौजूद होते हैं, स्थानीय निकाय में कौन कौन सा है? नगर पालिका, नगर पालिका समिति, छावनी बोर्ड और नगर निगम पाए जाते हैं। ऐसे नगर क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? वैधानिक नगर कहते हैं। तो वैधानिक नगर की डिफिनेशन के अंतर्गत ये आता है उस क्षेत्र में नगर पालिका भी होनी चाहिए, नगर पालिका समिति होनी चाहिए, नगर निगम और छावनी बोर्ड, ठीक है। ये चारों चीज ऐसे नगर जो जहाँ पे पाए जाते हैं तो उस नगर को हम क्या बोलते हैं? वैधानिक नगर बोलते हैं। इन जनगणना नगर के अंतर्गत बताया गया था डिफिनेशन जो इसकी बनती है सेंसस सिटी। सेंसस सिटी के अंतर्गत ऐसा नगर क्षेत्र जहाँ की मिनिमम जनसंख्या जो होनी चाहिए, कम से कम जनसंख्या जो है, मतलब मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मिनिमम जनसंख्या जो आपका मिनिमम पॉपुलेशन जो है मिनिमम पॉपुलेशन जो आपकी 5000 होनी चाहिए। 5000 कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मिनिमम जनसंख्या कितनी हो? 5000 हो, ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी है उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों का, जितने पुरुष 5000 जनसंख्या मिनिमम मैं अगर मान के चल रहा हूँ, और इस क्षेत्र में अगर मान लो 51% या 50% जो है पुरुष है, 2500, ठीक है, तो 2500 का मैं एवरेज बता रहा हूँ, 2500 का 75% जितने भी 2500 में कार्यशील पुरुष हैं, सभी तो नहीं होंगे नहीं कार्यशील, तो 2500 में जितने पुरुष कार्यशील हैं उसका 75% गैर कृषि कार्य में लगे होने चाहिए। गैर कृषि कार्य मतलब उद्योग धंधे में लगे होने चाहिए, कृषिगत कार्य नहीं करने चाहिए। तो पुरुषों के कार्यशील जनसंख्या का
का 75%। गैर कृषिगत कार्य में लगे हैं। ठीक है, कहाँ होनी चाहिए? गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए या उससे जुड़े होने चाहिए। जितने पुरुष होंगे उस पुरुषों में जो कार्यशील जनसंख्या हो, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या होगी, पुरुष की कार्यशील, महिला नहीं, तो पुरुष की कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए, उससे जुड़े होने चाहिए। वो भी ये दूसरी कंडीशन होती है। एक कंडीशन और है, 3 कंडीशन होती है जनगणना नगर की। तीसरा जो कंडीशन दिया गया है कि उस क्षेत्र की या उस नगर क्षेत्र की जो जनसंख्या घनत्व होनी चाहिए वो मिनिमम 400 होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 400 होनी चाहिए। ठीक है, 400 का जनसंख्या घनत्व मिनिमम होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जिस भी नगर का फॉलो होता था, ठीक है, जिस भी क्षेत्र का, मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो, कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, कार्यशील जनसंख्या, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का 75% जो है गैर कृषिगत कार्य में संलग्न हो, और जनसंख्या घनत्व मिनिमम 400। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते थे? जनगणना नगर के नाम से जानते थे। किस क्या बोलते हैं? जनगणना नगर। किंतु वही वैधानिक नगर के क्या था? नगर पालिका, नगर पालिका समिति, छावनी बोर्ड और नगर निगम, ये 3 चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब अलग से ऐसे कुछ नगर की डिफिनेशन बताइए। नगर किसे कहा था? सिटी। ठीक है, एक आपका है नगर, क्या? सिटी। सिटी में क्या बोला गया कि सिटी जो होते हैं ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या 1 लाख हो, मिनिमम 1 लाख हो। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या अगर 1 लाख से अधिक है, 1 लाख या 1 लाख से अधिक है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोला गया है? नगर कहा गया। ठीक है, नगर या शहर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको शहर भी बोलते हैं। कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जनसंख्या 1 लाख। ठीक है, कम से कम जनसंख्या जो होनी चाहिए वो 1 लाख होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र की। तो उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानेंगे? नगर बोलेंगे या सिटी बोलेंगे। ठीक है, ये तो अलग बताया गया नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत वैधानिक नगर और जनगणना नगर। ठीक है, ये जनगणना के आधार पर जब 2011 की जनगणना हो रही थी उस टाइम में डिफाइन किया गया था अलग। ठीक, किंतु शहर और नगर की बात करें तो शहर और नगर जो होते हैं या सिटी जिसको बोलते हैं, उसमें कम से कम जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों को हम नगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, नगरों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो नगर जो है या शहरों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो मुंबई में है, सॉरी महाराष्ट्र का। राज्य पूछा है तो महाराष्ट्र। किंतु अगर प्रतिशत वाइज अगर पूछा है, परसेंटेज वाइज पूछा जाता है सबसे ज्यादा नगर या शहर कहाँ पे है, तो आपका कौन सा है? गोवा है। प्रतिशत के हिसाब से देखा है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा नगर जो होते हैं प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा, ये मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा नगरों की संख्या जो होती है, शहरों की संख्या मैक्सिमम अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ पे है? गोवा में है। उसके बाद आपका मिजोरम है और तमिलनाडु है। गोवा, मिजोरम, फिर आपका तमिलनाडु। ठीक है, तीनों याद रखना है आपको, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। मान लो गोवा और मिजोरम ऑप्शन नहीं है तो तमिलनाडु हम लगाते हैं। ठीक है, जनरली तमिलनाडु तीसरा पूछा गया कई बार एग्जाम में कि दोनों को ऑप्शन में रखते नहीं, फिर तीसरा क्या आपको तमिलनाडु सही मान आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक, और सबसे कम अगर देखा है तो ये मैक्सिमम था। ठीक, और मिनिमम में अगर देखा है तो सबसे कम जो है आपका बिहार में है। कहाँ पे? इसका बिहार में, सबको याद रखना। और बाकी तो बिहार भी है आपका, सब बिहार में, हिमाचल प्रदेश है, बिहार में तो सबसे ज़्यादा होगा। ओवरऑल जनसंख्या के आधार पर देखा है तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी में रहती है, फिर बिहार में रहती है। किंतु अगर प्रतिशत वाइज देखना ना, प्रतिशत वाइज सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पूछी जाती है कौन से राज्य में है? प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो होती है वो हिमाचल प्रदेश में होती है। कहाँ पे? और ये मिनिमम शहर या नगर के हिसाब से जनसंख्या के आधार बताया गया ना, तो शहरी जनसंख्या सबसे कम जहाँ पे होगी वहीं पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी।
सबसे कम कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा शहरी सबसे कम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। और एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब लैंग्वेज बदल दिया। ये दोनों राज्य में शहर और नगर। अगला है महानगर के बारे में। किसके बारे में? महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी। महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। ऐसे क्षेत्र, ऐसे नगर क्षेत्र या शहर क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या, जिस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम मिनिमम जो होनी चाहिए वो 10 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1 मिलियन से अधिक बोल सकते हैं इसको। कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 10 लाख यानी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 10 लाख होनी चाहिए। ऐसे नगर क्षेत्र को या शहर क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? महानगरीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वर्तमान में बहुत सारे नगर क्षेत्र, महानगर क्षेत्र हैं भारत में, किंतु स्टार्टिंग के 4 ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत के 4 में क्रम क्या है, इनका क्रम याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो नगरीय क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र दिखा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में महानगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है अभी वर्तमान में 7 है। कितने हैं? 7 है। उसको लिखा था पहले भारत की बात। सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या जो पाई जाती है वो मुंबई की है। मुंबई में लगभग जनसंख्या जो देखा है तो 18.41 लाख। और वही दूसरे नंबर पे दिल्ली आती है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार 16.31 है। और दिल्ली के बाद आपका है कोलकाता। कोलकाता का लगभग कितना है? 14-11। और चेन्नई है। ये मिलियन में है, ध्यान देना, लाख में, मिलियन में। चेन्नई का है लगभग 8.70। और ये सब क्या है? मिलियन में। किसमें है? मिलियन में। टोटल मिलियन में है ये सब। यहाँ पे लाख लिखा है, मतलब एक मिलियन से ज़्यादा, ये मिलियन में। इसको क्या बोला? महानगर। तो महानगरों की संख्या इसके अलावा भी है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, 1 लाख मतलब 10 लाख से ज़्यादा है, जिसमें आपका इंदौर भी आता है, भोपाल भी आता है, ठीक है। मतलब जबलपुर भी आता है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर हो गया। हैदराबाद भी आता है, चेन्नई, बेंगलुरु भी आता है। किंतु स्टार्टिंग के 4 आपको याद रखना है। इनका ही क्रम एग्जाम में पूछा गया है। जब भी पूछा गया इन्हीं का क्रम पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं, मतलब कौन से ऐसे शहर हैं जो महानगर की श्रेणी में रखा गया, जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से ज़्यादा, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। कितना मिलियन? 1 मिलियन। तो यहाँ पे 18 मिलियन है, तो ये पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे 14 मिलियन है। तीसरे नंबर पे आपका 18 मिलियन, 16 मिलियन, फिर 14 मिलियन, और इसका जो है 8 मिलियन है, ठीक। अगला होता है एक मेगा सिटी होती है। क्या होती है? मेगा सिटी। मेगा सिटी, मेगा सिटी। देखिए, मेगा सिटी के अंतर्गत जो जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम मिनिमम जो होती है वो 1 करोड़ होती है। कितनी होती है? 1 करोड़ जनसंख्या मिनिमम होनी चाहिए। तो तीनों के डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, या तो अरेंज करने के लिए कभी दे देगा, ठीक है। मतलब आसान है याद करना अरेंज करने के लिए, लेकिन अगर ये अगर मैचिंग के लिए तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में लिख दिया जाए यही कि महानगर की जनसंख्या कम से कम 10 लाख होनी चाहिए, मतलब 10 मिलियन होनी चाहिए, तो गलत है। तो 10 मिलियन तो नहीं होनी चाहिए। 10 मिलियन का मतलब कितना? 1 करोड़ हो गया, तो मेगा सिटी का हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जब आता है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका एग्जैक्ट याद करना, शहर में या नगर में कम से कम जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए,
महानगर में कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। जबकि मेगा सिटी में जो जनसंख्या होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1 करोड़ होती है। किसी भी नगर या शहर की जनसंख्या अगर 1 करोड़ है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम बोलते हैं मेगा सिटी बोलते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये तीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तीनों ही आपके क्या है? मेगा सिटी है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 18 मिलियन का मतलब कितना है? 1 करोड़ 84 लाख हो जाएगा ना, 1 करोड़ 84 लाख। तो ऐसे 1 करोड़ 63 लाख, 1 करोड़ 41, ठीक। तो ये तीनों से जो आपका मुंबई है, दिल्ली है, आपका कोलकाता, ये किसके अंतर्गत आते हैं? मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो मेगा सिटी अगर पूछी जाए 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में बदलेगी डिफिनेशन, जिसमें आपका चेन्नई भी आ सकता है, हैदराबाद भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। किंतु वर्तमान में भी मेगा सिटी में कौन कौन से शामिल है? मुंबई, उसके बाद आपका दिल्ली है और फिर चेन्नई, सॉरी कोलकाता है। कौन है? कोलकाता, ठीक है। ये तीनों याद रखना क्रम से भी, क्रम भी पूछ सकते हैं मेगा सिटी में क्रम क्या है। चाहे मेगा सिटी का पूछे चाहे महानगर का, तो सेम क्रम रहेगा, एवरेज तो वही रहेगा, ठीक है। किंतु जो महानगर होते हैं वहाँ की जनसंख्या 10 लाख होती है। कितनी होती है? 10 लाख में, 10 मिलियन नहीं, ध्यान रखना, ये मिलियन और लाख में वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। और यहाँ पे कितना है? 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे हम 18 मिलियन देखते हैं, 16 मिलियन है, 14 मिलियन। तो ये तीनों के तीनों किसमें जाएंगे? मेगा सिटी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, ठीक। तीनों को एक साथ में देख लेना। उत्तर प्रदेश का बता रहा था, तो महानगर देखेंगे अगर इसमें उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे महानगर है। उत्तर प्रदेश में टोटल महानगरों की संख्या कितनी है? 7 है। महानगर की बात कर रहे हैं, ठीक। महानगर यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या देखी है तो महानगर में सबसे पहले कौन शामिल होता है? कानपुर है। उसके बाद आपका है लखनऊ है, फिर आपका आगरा है। कौन सा? आगरा है, गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद है। उसके बाद आपका है वाराणसी, वाराणसी है, फिर आपका मेरठ है, उसके बाद फिर प्रयागराज है। ये आपके यूपी के महानगर है 7, ठीक है। इनका क्रम भी याद रखना, क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, यूपी के महानगरों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, फिर वाराणसी और मेरठ, फिर प्रयागराज है, ठीक है। इनको याद रखना। अब एज ग्रुप के बारे में पढ़ना। एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप को जनरली 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। आयु वर्ग, एज ग्रुप के अंतर्गत होता है 3। एक तो बालक वर्ग होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रौढ़ वर्ग आएगा, ठीक। और तीसरा जो होता है वृद्धि वर्ग होता है। कौन कौन से हैं? आपका एक बाल आयु वर्ष, दूसरा प्रौढ़ आयु वर्ष और तीसरा वृद्ध, ठीक। 3 क्षेत्र में इनको बांटते हैं। पहला आपका चाइल्ड वाला आता है, बाल आयु वर्ष। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 वर्ष तक। 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है बाल आयु वर्ष के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रौढ़ आयु वर्ष, ठीक है। प्रौढ़ आयु वर्ष ये आपका 14 से लेके 64 वर्ष की आयु तक के जो उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको हम किस में रखते हैं? प्रौढ़ आयु वर्ग में। और तीसरा आपका है वृद्धि आयु वर्ग में। 64 वर्ष से अधिक। ये बताने का तात्पर्य ये था कि जो 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बाल आयु वर्ग होते हैं, अगर किसी भी देश की जनसंख्या का 40%, कितना प्रतिशत? 40%
बाल आयु वर्ष का हो तो वो देश की जनसंख्या जो होती है उसको बोलते हैं प्रगतिशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। किस नाम से आते हैं? उसे प्रगतिशील जनसंख्या कहते हैं अगर जनसंख्या पूरी जनसंख्या का 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच का हो। ठीक है, कितना होना चाहिए? 40%। अगर 40% से अधिक है, टोटल जनसंख्या का 40% से अधिक है, कौन सी जनसंख्या? बाल आयु वर्ष, तो वो जनसंख्या उस देश की जनसंख्या क्या कहलाती है? प्रगतिशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। किंतु अगर वृद्ध आयु वर्ग में देखा है तो वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या अगर इफ 7% से क्या होना चाहिए, ये तो ज्यादा की बात हो रही है, अगर 7% से कम है किसी भी देश की जनसंख्या का जो वृद्ध आयु वर्ष है वो 7% से कम है तो भी उस देश की जनसंख्या को हम क्या बोलते हैं? प्रगतिशील जनसंख्या बोलते हैं। तो प्रगतिशील जनसंख्या के लिए क्या क्या चाहिए? किसी भी देश की जनसंख्या का प्रगतिशील होने का तात्पर्य यह है उस देश में बाल आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 40% की जनसंख्या जो होती है वो 40% होती है, जबकि 40% से अधिक होनी चाहिए। किंतु वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या जो होती है कितनी होती है? 7% से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। प्रगतिशील जनसंख्या का मतलब डिफिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कि प्रगतिशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? किसी भी देश की जनसंख्या का 40% से अधिक जनसंख्या बाल आयु वर्ष का होना चाहिए, किंतु 7% से कम वृद्ध आयु वर्ष की जनसंख्या को हम प्रगतिशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। ठीक, कल जो टॉपिक रहेगा और जननांकी लाभांश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पढ़ना है, ये कल का